हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर सौमेन झा वेलकम्स यू विद अ न्यू वीडियो ऑफ करंट अफेयर सीरीज इतिहास और वर्तमान का मिलन। यानी कि आज 13 नवंबर और इस 13 नवंबर से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशंस, सारे करंट अफेयर्स आपको अप टू डेटेड मिलेंगे अभी हमारे इस चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने चूंकि लेट हो गया तो मैंने आज दिन के भी कुछ करंट अफेयर्स को ऐड ऑन कर दिया है। सो आपको लेट में जो मिल रहा है ना, इसका बेनिफिट मिलेगा कि कुछ दोपहर तक के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस थे वो ऐड ऑन इसमें हो गए हैं। सो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। चलिए बात करें गाइस पहले की। तो अभी तक जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उन पे बहुत अच्छा जा रहा है उनका कंडीशन। व्यूज कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर्स, बट लोग देख रहे हैं, व्यूज उसमें आ रही हैं, उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। अभी तक जो भी माता की दया से कमेंट आए हैं वो सब बहुत लाजवाब हैं, आपको प्रमोट करने वाले हैं। मतलब अंदर से ये इच्छा जगती है कि भाई काम करो, बनाते रहो, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके यूज के लिए ही मैं बना रहा हूं, और अगर पॉजिटिवली आप उसको यूज कर पा रहे हो, आपका बेनिफिट हो रहा है, देन आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सो गाइस कीप शोइंग योर लव इन अ सेम वे, है ना। अगर कुछ लगे जो चेंज होना है या कुछ एड ऑन करना हो तो प्लीज डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, like videos. All these are very common thing which I believe everyone you all know better. I don't need to say extra, okay now. So till then guys, we will now start our video without wasting our time. ठीक है ना। चलिए जो लोग हमारी वीडियोस को पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मोटा मोटा सारे करंट अफेयर्स को वन बाय वन समराइज कर लेंगे, देन वी विल गो फॉर डिटेल्ड। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आज का इतिहास जो है बहुत ज्यादा खास। उसके लिए इंतजार करें वीडियो के एंड तक, स्क्रॉल बिल्कुल मत करना। चलो नंबर 1, वैश्विक आपूर्ति। देखो ये वर्ड है वैश्विक, ठीक है। जो भी हिंदी भाषी है और जो लोग रियल मायने में यूपीएससी या फिर बीपीएससी मतलब स्टेट पीसीएस के लिए प्लानिंग कर रहे हो, हिंदी एज अ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम या जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, एक बात मैं जल्दी से आपको 20 सेकंड का टाइम लेके बताना चाहता हूं। हम लोग हिंदी को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, हम लोग इसको एज अ सब्जेक्ट अपने स्कूल डेज में लेते हैं कि हमें सिर्फ इसमें पास हो जाना है, पढ़ने लायक हमें आना चाहिए। बट गाइज, those who see their future as a civil servant, especially as a civil servant, उनके लिए मैं बताऊं it should needed, you should need that subject, that language which we called हिंदी। ठीक है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आपको हिंदी भाषी मिल जाएंगे और इसकी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो फोकस करें आप, और आप प्रयास करें कि जिस भी लेवल पे आप हो ज्यादा से ज्यादा हिंदी को गैदर कर सको, ठीक है, हिंदी प्रमोट कर सको, ठीक है। चलिए वैश्विक आपूर्ति, यहां पे वैश्विक का मतलब हो जाता है ग्लोबल, ठीक है ना, ग्लोबल। तो ग्लोबल आपूर्ति की मतलब हो जाती है यहां पे फुलफिलमेंट। श्रृंखला में केवल लागत पर ही नहीं बल्कि भरोसे पर भी आधारित होनी चाहिए व्यापार, ठीक है। ये बात कहा किसने, तो ये कहा बात हमारे कंट्री के, है ना, जो मिनिस्टर हैं, कौन, पीयूष गोयल जी, ठीक है। पीयूष गोयल जी ने बात कही कि हमें जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें क्वालिटी मेंटेनेंस और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द कंट्रीज जिनसे हम मंगवा रहे हैं सामान या जिनको हम सामान दे रहे हैं, स्पेशली जिनको हम सामान दे रहे हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की जाए ताकि वो हम पे भरोसा करे। किस मायने में, 2 मायने में। नंबर 1 गाइस याद रखिएगा कि किसी भी बिजनेस में भरोसे के 2
मानक होते हैं। जो पहला मानक होता है वो होता है उसकी क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। नंबर 2 जो मानक होता है वो होता है डिलीवरी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डिलीवरी एंड टाइम टू टाइम डिलीवरी, कि आपसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो आप मुझे जितनी मेरी जरूरत है, नीड है, उतनी आप दे भी सकते हो मुझे डिलीवरी, और जब चाहिए होगा मुझे तब आप डिलीवरी दे सकते हो। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आगे इसको डिटेल करेंगे। नंबर 2, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और आईपीएफएस ने ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड की बात यहां पे होगी। ठीक है, ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये मोदी सरकार जब आई तो मोदी सरकार ने ये दोनों मंत्र दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि बिजनेस को इस तरीके से सरल किया जाए, इसका सरलीकरण, या यूं कहो कि इसके जो मानक है उनको इस तरीके से सरल बनाया जाए कि हर छोटे से छोटा आदमी जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक यू कैन से एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग हो, या जो बनना चाहता हो वो उसकी ओर अग्रसर हो सके, वो डरे नहीं। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम लोग उस बात को देखेंगे कि दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए आईईपीएफ की दावा निपटाना प्रक्रिया की ओर एक अधिक सरल बनाया। यानी कि हम इसको डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर किसका, आईईपीएफ ए, है ना, कि प्रोसीजर को सरल बनाया गया। क्या है ये, इसको आगे डिटेल करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 3, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री, है ना, वेरी फेमस, कौन है भाई, योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल, तो योगी आदित्यनाथ जी और जो हमारे देश के कौन है, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी ने क्या किया, लखनऊ में मीटिंग की। किस बात की, तो आपने बीते महीनों में डिफेंस एक्सपो वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिफेंस एक्सपो। ठीक है, क्या होता है ये डिफेंस एक्सपो? डिफेंस एक्सपो होता है, कार एक्सपो होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स एक्सपो जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एक टाइप का मेला होता है गाइस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने देश के अंदर बने हुए चीजों को, जो भी हमने डेवलप करा है, हम उसे भी प्रदर्शित करते हैं, लोगों को उसे दिखाते हैं लोगों को। इसमें ड्रोन आ सकते हैं, कोई कॉम्बाइट, है ना, कॉम्बैक्ट कोई मिसाइल वगैरह बना है तो वो इसके अंदर आ सकता है। होममेड अगर कोई युद्धपोत बना लिया, या फिर अगर कोई आपको एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स वगैरह है वो आ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग फॉरेन कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, निजी कंपनियों की मैं यहां बात कर रहा हूं, जैसा अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है ना, तो निजी कंपनियों के जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम उन्हें भी इसमें इनवाइट करते हैं। और एक तरीके से ये प्रपोजल होता है, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे लोग अपनी इच्छा जता सकते हैं निवेश करके उस उद्योग को शुरू करने के लिए जिसके लिए मेला रखा गया है। तो बिल्कुल डिफेंस एक्सपो में राजनाथ सिंह जी ने ये अपनी मंशा जाहिर की थी कि भारत जो है ना वो अब केंद्रीकरण, यानी कि केंद्र की जो दखल है उसको कम करेगा, और निजी सेक्टर यानी कि निजी हाथों में डिफेंस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स को धीरे धीरे सप्लाई करेगा। कि अब जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए समझो कि जैसे टाटा, रिलायंस, या फिर आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, जो भी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के इस डिफेंस सेक्टर में निवेश कर सकती है, वो अपनी फैक्ट्री डाल सकती है, और भारत के साथ मिलके, यानी कि मेक इन, है ना, इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वो मिलके काम कर सकते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने समर्पित
ग्राहक सेवा इकाई 24x7 की स्थापना की। ये क्या किया गया गाइस? 24x7 24 घंटे ग्राहक सेवा इकाई, यानी कि इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी भी समस्या को आप क्या कर सकते हो, कस्टमर केयर, ये हेल्पलाइन नंबर की तरह काम करेगा। आप किसी भी समय कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, टाइम की कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। मतलब रात के 2 बजे भी अगर कोई समस्या या शिकायत है तो वो सुना जाएगा। इसका एक श्योरिटी है। आगे इसको डिटेल करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 110 करोड़ के पार हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 11 करोड़ आप बोल सकते हैं कि हम लोग 111 करोड़ 111 के आंकड़े पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका और बाकी ऐसे बड़े देशों से पहले इतनी ज्यादा आबादी वाला देश भारत ने इस आंकड़े को पूरा किया। सो इट्स अ ग्रेट वर्क। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भारत सरकार ने एक योजना भी शुरू की थी, हर घर दस्तक योजना। तो हर घर दस्तक योजना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस आंकड़े को पूरा करने में। ठीक है, चलिए नंबर 6, भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभाएं प्रतियोगिता के लिए प्रधान जूरी और चयन जूरी की घोषणा हुई। ये एग्जैक्टली है क्या? तो कल के वीडियो में जिस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना कि हमने इफी की जो बात की थी, उसी के अंतर्गत उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। आप इस न्यूज को डिटेल्ड में जब मैं करूंगा तो आप देखोगे कि यहां पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हुए उस जो टीम जो 15 फिल्में सेलेक्ट की गई हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से लीड करना है, बूस्टअप करना है, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसे लोगों की पैनल तैयार की है जो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं और समाज में, हमारी सोसाइटी में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। गाइस, होप आप समझ रहे होंगे मैं एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा था आपको। ठीक है, चलिए नाउ मूव करते हैं अगली न्यूज की तरफ। हाँ, न्यूज नंबर 7, उत्तर प्रदेश की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। ठीक है, 735 पेयजल, ये जो योजना है ये नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत है। आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपने बिहार में भी देखा होगा कि हम माननीय जो मुख्यमंत्री जी हमारे यानी कि नीतीश कुमार जी, पिछले अपने टर्म में भी उन्होंने कहा था कि हर घर जल योजना उन्होंने स्टार्ट की थी। अपने 7 जो बिहार सरकार ने जो 7 मिशन रखे हैं बिहार के लिए, उसके अंतर्गत जल एक मिशन था। सिमिलरली वो काम अभी भी चल रहा है। जिन गांव या फिर अर्ध शहरी इलाकों में पानी, जल, गवर्नमेंट सप्लाई अभी तक नहीं पहुंची है, वहां पहुंचाने का काम चल रहा है। उसी तर्ज पे आप ये कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन की योजना है ना यूपी में भी चलाई जा रही है और 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। कब? कल। ठीक है, किसने दिया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया यूपी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, भारतीय खगोलविद कौन होते हैं भाई? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं ना, जो लोग हाथ देख लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्रों की जो रेखाओं को समझते हैं, ग्रह नक्षत्रों के खेल को समझते हैं। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि ये लोग एग्जैक्टली प्लैनेट्स और प्लैनेट से जुड़े हुए चीजों की स्पेशली इनके पास नॉलेज होती है। ठीक है, ज्योतिषाचार्य एक अलग चीज है और खगोल की जानकारी होना एक अलग बात है। ठीक है, तो जो पहले मैंने बताया वो एग्जैक्टली ज्योतिषाचार्य का हिस्सा है और खगोल पिंड का मतलब हो जाता है टोटली रिलेटेड टू प्लैनेट एज वेल एज जो स्टार्स हैं, सारे
ग्रह हमारे हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, तो सौर मंडल यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है से बाहर के ग्रहों को सटीक रूप से समझने के लिए कार्य प्रणाली विकसित की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, साइंस से रिलेटेड, इसको डिटेल करेंगे तुरंत अभी। नंबर 9, केंद्रीय पर्यटन पोत परिवहन जल मार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, है ना, आयुष मंत्री, आयुष जो डिपार्टमेंट है ये कौन सा डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा, हेल्थ। ठीक है, तो आयुष, ठीक है, आयुष हमारा जो है सो हेल्थ, स्वास्थ्य, साथ ही साथ ना आयुष जो मंत्रालय है इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, हेल्थ के अलावा ये आयुष ओवरऑल जुड़ा हुआ है हमारे किससे, ठीक है। नंबर 9 पे आते हैं, केंद्रीय पर्यटन पोत परिवहन जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, कौन कौन से है डिपार्टमेंट इनके पास, तो आयुष डिपार्टमेंट, जल मार्ग डिपार्टमेंट, साथ में पोत परिवहन, पोत परिवहन का मतलब पोर्ट होता है, PORT, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कल, JNPT, ठीक है, जे वर्ड जनरली भारत की मैं बात करूं तो जे और एन वर्ड जहां पे आ जाए तो इसको जरा इमेजिन कर लेना कि ये जवाहर नेहरू की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की यहां पे बात हो रही है, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पोर्ट की बात हो रही है यहां पे। में सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये कब करेंगे, ये आज करेंगे, क्योंकि कल थी तो ये आज की बात हो गई, ठीक है ना। पर्यटन, नंबर 10, पर्यटन मंत्रालय ने देश में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या है एग्जैक्टली गाइस, ये आपको यहां पे निजीकरण देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये हिस्सा है एक नए प्राइवेटाइजेशन का। जैसे आप देखते हो गो आईबीबो, है ना, मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे एप्स आपने देखे होंगे जो क्या करती हैं, जो रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स, इन जैसी चीजों को इजी कर देती है बुकिंग्स में। सिमिलरली वैसे ही जो साइट्स हैं, ऐसे यू कैन से साइट हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, एज वेल एज लोकल लेवल पे जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भारतीय रेलवे ने जोड़ा है प्राइवेटली, जो कि इस कोविड-19 के टाइम पे मैन पावर को इंक्रीज करे। देखो होता क्या है कि जब भी सरकार कोई डायरेक्ट भर्ती करती है ना, तो हम आप भारत के अंदर ये एक यू कैन से एक सिस्टम बना हुआ है कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट हायर करे या परमानेंट बेसिस पे हायर करे, हम उसे सरकारी नौकरी मान के वहां जस्ट जाके बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत बड़ा अंतर है कि प्राइवेट जॉब में लोग की जवाबदेही होती है और लोग उसको परफॉर्म भी करते हैं, लेस पेमेंट पे भी परफॉर्म कर देते हैं गाइस, ठीक है। जबकि सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट को लग भी रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज निजीकरण की ओर बहुत ज्यादा जाने का, अग्रसर होने का, एक अच्छी खासी सैलरी मिलने के बाद भी, सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी शायद वो आउटकम निकल के नहीं आ रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, लोगों के द्वारा। तो मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवरऑल की जब हम बात करते हैं ना एवरेज, तो एवरेज ये देखने को मिलता है और ये आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे उसी की बात होगी, हम लोग आगे करेंगे डिटेल में। नंबर 11, भारत, हालांकि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट स्टाफ ही बनने के लिए, तो भाई पढ़ाई करते रहो, है ना, गवर्नमेंट जॉब लो और ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनो जिसपे देश को, गवर्नमेंट्स को, सबको नाज हो। मतलब देखो अभी की जो युवा पीढ़ी है, हम आप जिसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम अब कंपेयर करोगे आप आज से 10-20 साल पहले वालों से, तो अभी की युवा पीढ़ी के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, माइंड बहुत डेवलप्ड है।
बशर्ते एक अच्छा सिस्टम तैयार हो और उस सिस्टम को हम प्रॉपरली परफॉर्म करें। ठीक है ना, कभी और इस पे अच्छे से बात करेंगे, डिटेल करेंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन है, सबको पता है, रामनाथ कोविंद जी ने आज की बात है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। यानी कि आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार उन्होंने प्रदान किए सभी खिलाड़ियों को जो या तो हॉकी से जुड़े थे, पैरालंपिक से जुड़े थे। मतलब आप कह सकते हो कि इस बार के ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स में मोस्टली वो लोग जो झंडे गाड़ के आए हैं वो सब लोगों के नाम आपको ऑलमोस्ट यहां देखने को मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए। 11वें नंबर पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है आपके पास, जिसमें हर एक प्लेयर का नाम मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं, उसको मिल जाएगा आपको 11वां नंबर आते आते। ठीक है, टिल देन जुड़े रहिए। अब एक एक न्यूज को डिटेल करेंगे, बट उससे पहले फटाफट चलते हैं आज के इतिहास पे। ठीक है, आज के इतिहास पे बढ़ते हैं, फिर आज के इतिहास से बैक आएंगे न्यूज़ेस को डिटेल करने के लिए। जी चलिए, आज का इतिहास 12 नवंबर, यानी कि 12 नवंबर, गलती हो गई गाइस, डेट चेंज करना शायद मैं भूल गया। ठीक है, तो इसको 12 नवंबर नहीं है, ये 13 नवंबर ही है, इसको आप चेंज कर लीजिए, 13 नवंबर, सॉरी। सो 13 नवंबर की न्यूज़ेस। ठीक है, नंबर 1789, 13 नवंबर 1789 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने मित्र के पास एक पत्र लिखा था जिसमें था कि मृत्यु और करों को छोड़ के कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है फ्रांस की। याद रखेंगे आप, यहां बात फ्रांस की हो रही है। जो लोग हिस्ट्री को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस में जो तीसरा वर्ग था, थर्ड स्टेट, क्या था वो, उनको बहुत ज्यादा सारे टैक्सेस वही देते थे, और इस वजह से यहां पे ये लिखा गया है, बताया जा रहा है कि भाई मृत्यु और कर यही दो सत्य है जो लग रहा है कि फ्रांस में है, बाद बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, समाज में। नंबर 2, 1831 13 मार्च स्कॉटलैंड के भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ मैक्सवेल का जन्म हुआ था। मैक्सवेल स्कॉटलैंड के हैं ये, और ये भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है, 1841 स्कॉटिश सर्जन जेम्स ब्रेड ने पशु चिकित्सावाद के एक प्रदर्शन का अवलोकन किया जिसने उन्हें उस विषय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कॉटिश सर्जन जेम्स ब्रेड ये वो थे जिन्होंने अंतोगत्ववाद की खोज की थी, की थ्योरी दी थी। एग्जैक्टली ये है क्या, तो ये जो टॉपिक है ना, इसका मतलब निकल के आता है कि जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, स्पेशली जो पक्षी है ना, उनमें एग्जैक्टली कैसे मैं बताऊं आपको कि बोलने चालने का मतलब यहां पे हो जाता है कि संवाद की जो भावना है, संवाद, बोली चाली, उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो, और वो आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनका जो अपना समाज है, ठीक है, उस समाज की बात यहां पे की जा रही है। चलिए, 1903 13 नवंबर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा की आजादी को स्वीकार किया। ठीक है, 1940 13 नवंबर वॉल्ट डिज्नी, आपने बहुत सारी इनकी मूवीज देखी होगी, वॉल्ट डिज्नी की, ने फैंटासी, ये फैंटेसी है, ठीक है, फैंटेसी पहली व्यावसायिक फिल्म दिखाया गया था जो कि संयुक्त राज्य भर में 13 शहरों में प्रीमियर हुआ था। तो आप कह सकते हो कि वॉल्ट डिज्नी ने 1940 13 नवंबर 1940 को अपनी पहली कमर्शियल मूवी,
ठीक है, हॉल में, कॉमर्शियल वर्ड जुड़ा मतलब ये हॉल में लगा होगा और इसके लिए टिकट लगी होंगी, ठीक है ना। 1971 नासा द्वारा भेजा गया यान मैरिनर 9, बहुत इंपॉर्टेंटली इसको याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैरिनर कब, 1971, तारीख 13 नवंबर नासा ने भेजा, नाम क्या था, मैरिनर 9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया, ठीक है, मंगल का चक्कर ऑर्बिट लगाया, ठीक है, घूमा और वापस आया, ठीक है, नाम क्या था भाई, तो मैरिनर 9, कब गया, 13 नवंबर, साल कौन सा था, तो गाइज 1971, ठीक है ना, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से थोड़ा सा इतिहास को समझ लेते हैं एक बार फिर आगे बढ़ के। टू 2014 भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, जी हां, तो 13, यहां भी 13 कर लेता हूं, सो 13 नवंबर आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने क्या किया था, श्रीलंका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 264 रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। याद रखेंगे आज ही के दिन 13 तारीख को, 13 नवंबर 2014 को रोहित शर्मा ने श्रीलंका के अगेंस्ट 264 रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड बनाया था, जो वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन है गाइज। उन्होंने कितने बॉल, सो 173 गेंदों में अपनी पारी में 33 चौके और 9 छक्के लगाकर इसे पूरा किया था, ठीक है। सिंगल 1 2 का हम लोग काउंट नहीं करते 33 चौके और 9 छक्के, 173 गेंद, 264 रन, डन डन डन। 1917 13 नवंबर वसंत दादा पाटिल एक राजनीतिज्ञ हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म हुआ। 1925 तुंगुतुड़ी सूर्य कुमारी, ये अभिनेत्री है, भारत से ही है, साउथ से, इनका जन्म हुआ था। 1923 13 नवंबर लिंडा क्रिश्चियन अभिनेत्री है, मैक्सिको की, इनका जन्म हुआ। 1989 पायल घोष भारत, इनका जन्म। 1967 जूही चावला, ठीक है, अभिनेत्री भारत, इनका जन्म। तो ये जन्म है गाइस, जो नीचे से 4 मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो आज 13 नवंबर को हुए थे, देख सकते हो। 1967 जूही चावला जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। होप आपके क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए सीधे बैक करते हैं, पीछे की तरफ भागते हैं, फटाक से एकदम दौड़ लगाते हैं पीछे की। अब हम लोग डिटेल करेंगे सारे न्यूज़ेस को। जी हाँ, ओके गाइस, यहां तक जो लोग रुके हुए हैं और जिनको ओवरऑल कॉन्सेप्ट वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर आपको लगे कि कॉन्सेप्ट में बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ नया होना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, इन्फॉर्म करो, है ना। आप इन्फॉर्म करोगे तो हम सुधार करेंगे, और सुधार करेंगे तो ये कारवां और डेवलपमेंट के साथ चलता रहेगा। होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू विल हेल्प मी while doing all this, ठीक है ना, क्लियर होगा। चलो नंबर 1, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केवल लागत पर ही नहीं बल्कि भरोसे पर भी आधारित होनी चाहिए, ठीक है। कहा किसने, तो श्री गोयल ने। यहां पे गोयल कौन है, सो पीयूष गोयल जी हैं। इनका कहना क्या था कि जो वैश्विक स्तर पर आपूर्ति है उसमें हमें ऐसे अभूतपूर्व बदलाव लाने चाहिए ताकि लोग हम पे फेथ करें, हमारी डिलीवरी सिस्टम पे, हमारी वर्क डूइंग प्रोसीजर पे, हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। और मेक इन इंडिया की सफलता, यहां पे क्वेश्चन था क्या मेक इन इंडिया की सफलता मिली, विषय पर बैंक ऑफ अमेरिका के प्रमुख वर्चुअल सम्मेलन की मुख्य भाषण दिया,
ठीक है, भाषण क्या था आगे देख लेते हैं इसको। वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले एवं खास सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि कोविड-19 ने इस बात को उजागर किया है कि आपूर्ति श्रृंखला केवल लागत पर ही नहीं बल्कि भरोसे पर भी आधारित है, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि भारत कोविड-19 के दौरान लचीलेपन के स्रोत और एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभरा है। ठीक है, मतलब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो, ठीक है, जहां इकोनॉमी दूसरे देशों की अब डाउन हो रही है, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे सस्टेन करके अब आगे बढ़ रही है गाइस। तो यहां पे बात दोनों की होगी, ठीक है ना। यह ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल अक्टूबर 2021 में हमारा व्यापारिक निर्यात $232 बिलियन था। देखो बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है यहां पे आंकड़े, ठीक है ना। तो इस आंकड़े को गवर्नमेंट आंकड़े हैं, द हिंदू और पीआईबी से कलेक्टेड आंकड़े हैं, तो आप इस पर ट्रूली फेथ कर सकते हो और आप इसको कोट कर सकते हो। सो $232 बिलियन जो था अप्रैल अक्टूबर 2020 में वो +54% से अधिक और अप्रैल अक्टूबर 19 में +25% से अधिक था। और वित्त वर्ष इस साल 21-22 के पहले 4 महीनों के दौरान कुल एफडीआई क्या होता है, ये हम लोग इसको बोलते हैं फॉरेन, याद रखना FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइज, ठीक है। एफडीआई क्या होता है, ये सीधे तौर पे किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में किया गया, हमारे देश में किया गया निवेश को हम लोग एफडीआई की श्रृंखला में, यानी कि उसको एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। सो हमारे इस साल 2020-21 में 62% की तुलना में 62% अधिक हुआ है। भारत में अब 71 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें 67 यूनिकॉर्न को 2015 से जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जहां जिस कोविड के टाइम पे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर रही थी, जो कंट्री है बाहर के लोग, देखो इंडिया, जो घर आप जिस घर के लोग हो, जहां पे आपका जन्म हुआ, आप तो वहां रहोगे ही, आपको भरोसा भी है। बट बाहर वाले जब भरोसा करके अपना पैसा वैसे टाइम पे, जब देश लॉस में हो, सबको पता है कि काम कब शुरू होगा, कब बंद हो जाएगा शुरू होके दोबारा, ये कोई नहीं जानता। और उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अगर कोई आप में करे, कोई आप पे बिलीव करे, मतलब समझो कि आपके ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी की बात यहां पे पीयूष गोयल जी ने की कि जो भरोसा है हमें उसको बचाना है और इसको मेंटेन करना है, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे, ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा पूरे प्रोसेस को। नंबर 2, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और आईबीएफ ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम बढ़ाया। क्या किया भाई, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125(3) के अनुसार, बहुत ध्यान से समझिएगा, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 के धारा 125(3) के अनुसार ठीक है ना, आईईपीएफ निधि के प्रबंधन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत निवेशक शिक्षा, देखो ये निवेशक शिक्षा क्या चीज है बाबू बहुत अच्छे से ये समझ लो। यहां पे निवेशक, ये जो डिपार्टमेंट है ना आईईपीएफ, साथ में हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो निवेशक हैं यानी कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर उनके फंड से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टर के फंड से जुड़ी हुई जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, एज वेल एज जो अवेयरनेस गाइडलाइन है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन गाइडलाइन। प्रोटेक्शन किस बात का, तो उनके इन्वेस्टेड मनी का, ठीक है, इनसे जुड़ी हुई बातों का ये मंत्रालय है या फिर ये मुद्दा है, ठीक है,
ओवरऑल आप समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूं कि संरक्षण निधि, यहां पे निधि वर्ड का मतलब होता है जमा पूंजी, कि प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य में क्या है? सबसे पहला निवेशक शिक्षा, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर है ना एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जागरूकता, जैसे मैंने कहा आपको अवेयरनेस। संरक्षण, देखो संरक्षण वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। किस बात का प्रोटेक्शन? है ना, बॉडीगार्ड तो लगाएगा नहीं बंदा, गवर्नमेंट बॉडीगार्ड थोड़ी लगाए देगी, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको एक बॉडीगार्ड मिलेगा, नहीं, उनके पैसे का संरक्षण, कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वो रिटर्न मिलेगा, डूबेगा नहीं, इस बात की एक श्योरिटी, ताकि लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं, कि ज्यादातर बड़े इन्वेस्टरों के लिए तो है ही, बट इसको एक ट्रस्ट प्रिपेयर किया जा रहा है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए गाइस, ताकि जिनके पास कम पैसा है वो मार्केट में पैसा लगाने से डरे नहीं, वो आए और पैसा लगाएं। कॉन्सेप्ट है बूंद बूंद से सागर भरता है वाला, छोटे बड़े सब जुड़ेंगे तो जाके एक स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार के ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मिशन और विजन की दिशा में एक मुख्य कदम उठाते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ठीक है, ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, लेखा परीक्षण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी, और रिफंड का मतलब पैसे की वापसी, ठीक है, कि नियमावली 2016 के तहत विभिन्न जरूरतों को युक्तिपूर्ण बनाकर दावा निपटाना प्रक्रिया को सरल बनाया। सिंपल भाषा में मैं अगर बताऊं तो ये एक प्रयास था, जैसा मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, कि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, वो डरे नहीं, मार्केट में आए, टिके, और गवर्नमेंट उनके पैसे को सेफ रखने की एक टाइप से गारंटी प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री आप सबको पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। 12 नवंबर 2021 को लखनऊ में उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग क्या थी गाइस? सो प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे, रक्षा औद्योगिक गलियारे का मतलब होता है कि डिफेंस, ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर की यहां पे बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि ऐसी इंडस्ट्रियों को स्टैब्लिश करना जो डिफेंस सेक्टर में क्या करेगी? देश को योगदान देगी, ठीक है। यहां पे हम बात निजी व्यवस्था की कर रहे हैं, आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहां पे देखो, निजी रक्षा उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों को सुना और फिर श्री सिंह ने यूपीडीएफआईसी में निवेश की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। सिंपल भाषा में एक प्रयास हो रहा है भारत में कि जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जैसे डीआरडीओ, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसियां जो काम कर रही है अपने लेवल पे वो तो करे, लेकिन ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर जिसमें टाटा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और टाटा एक तरीके से बहुत अग्रिम भागीदार के तौर पे उभर के सामने आए हैं, वो लोग अपने लेवल से गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। ये किस मिशन के तहत हो रहा है? तो याद रखना, ये मोदी जी की बहुत ज्यादा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, पीपीपी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। याद रखना, ये पीपीपी मॉडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जहां पे सरकार, यानी कि पी फॉर पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्लस पी फॉर प्राइवेट, ठीक है, और दिस पी फॉर पार्टनरशिप, सरकार, भारत सरकार, प्राइवेट निजी कंपनियां, दोनों आपसी सहमति और एक कम्युनिकेशन के तहत, एक सहयोग सहभागिता के तहत काम को आगे बढ़ाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने कहा कि पहली बार निजी उद्योगों को घरेलू विनिर्माण की हिस्सेदारी दी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2000 से 2014 के बीच जारी 200 लाइसेंसों की तुलना में वर्ष 2014 से अब तक 350 से अधिक लाइसेंस दिए जा गए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि डिजाइन और विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा निजीकरण हो, मतलब निजी लोग आए डिफेंस सेक्टर में, ज्यादा क्या कह सकते हैं आप कि मॉडर्न तरीके वेपन्स मिले, मॉडर्नाइज यू कैन से रडार्स, सिग्नल्स, जो भी चीजें हैं वो मिले हमें, इस पे उनका ध्यान है। क्योंकि आज निजी सेक्टर के पास पैसा बहुत है, साथ ही साथ लोग भी बहुत है उनके पास काम करने वाले, तो उसका फायदा सरकार उठाना चाहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं गाइस डिटेल्ड में। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने समर्पित ग्राहक सेवा, याद रखेंगे आप, ग्राहक सेवा इकाई 24/7 की स्थापना की। क्या है ये? पहले ग्राहकों की बातचीत को सहज और आधुनिक कुशल बनाएगी। NIXI ये एग्जैक्टली है क्या गाइस? तो कस्टमर केयर यूनिट है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक कस्टमर केयर यूनिट है जो आपको 24/7 24 घंटे की असिस्टेंट देगी। ठीक है, आपके कंप्लेंट्स और आपके जो भी सुझाव होंगे स्पेशली, या जो शिकायतें होंगी, अब उनका निपटारा किसी भी समय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सहूलियत के अनुसार। इसका मुख्य जो है व्यवसाय है ना, इंटरनेट एक्सचेंज, डॉट इन रजिस्ट्री और IRINN। ठीक है, IRIN और ये N, IRINN, इन तीनों इकाइयों का अपने संबंधित ग्राहकों के साथ व्यवहारिक संबंध रहता है। ठीक है, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, जैसा मैंने कहा कि उनकी जो समस्याएं होंगी उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना। बेसिकली ये आपका कनेक्टेड किस बात से? इंटरनेट से। आपने देखा होगा कॉल ड्रॉप हो जाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का जितना प्रॉमिस है उतना डिजायर्ड अमाउंट पे नहीं पहुंचना, ये चोरी का भी मामला होता है। आप ऐसा समझो कि अगर कोई कंपनी आपको 1.5 GB प्रॉमिस करती है और आपको वो 1.5 GB सप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है, प्रॉमिस कर रही है, और आप अगर उतने के रिचार्ज कर रहे हो उस पैकेज को जो कंपनी आपको डिलीवर करती है, तो आपका फिर वो राइट बनता है, अधिकार बनता है गाइस, कि आप उतना क्लेम करो। अगर उस कंपनी के द्वारा प्रतिदिन, या यूं कहो कि ज्यादातर केसेस में अगर उतनी आपूर्ति नहीं दी जा रही है आपको, तो कहीं ना कहीं ये दोषी है वो कंपनी, और आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब आपकी इसी शिकायत को 24 घंटे दूर करने के लिए भारत सरकार ने इस पोर्टल को स्टार्ट कर दिया है। मोटा मोटा आप ये आराम से समझ लें। ठीक है, बाकी बातें अगर आपको डिटेल्ड में पढ़नी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो, और इजी वे में डाउनलोड कर लो, क्लिक कर लो, डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, और आप उसको पढ़ लो। ठीक है ना? कोई डाउट लगे तो कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड वन थिंग विच आई ऑलवेज से, या यू कैन से आई नेवर से, दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज यानी कि NIXI, ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज, ठीक है,
हाँ, ये गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, इसके बारे में को जानते हैं। ये गैर लाभकारी, यानी कि गैर लाभकारी का मतलब क्या होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिटेबल एनपीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत आती है, ठीक है। मेन काम क्या है इनका, तो जो गतिविधियां हैं किससे जुड़ी हुई, इंटरनेट से जुड़ी हुई, उनके बुनियादी ढांचे को प्रसार करना, ठीक है, इसका मेनली काम है। आगे देख रहे हैं हम, है ना, इंटरनेट एक्सचेंज, जिसके माध्यम से आईएसपी डाटा सेंटर और एसडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाता है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। भारत के लिए भारत आईडीएन डोमेन .in का मतलब होता है .इंडिया। आपने देखा होगा जैसे .com होता है ना, तो .in, इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे .in, ठीक है। साथ ही रजिस्ट्री IN कंट्री कोड, यानी कि IN कंट्री कोड का मतलब इंडिया का जो कंट्री कोड हो जाएगा, ठीक है, का प्रबंधन और संचालन करना इसके अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ IRINN की IPv4 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रबंधन और संचालन, तो ये सारे बेसिक काम आ जाते हैं किसके कंट्रोल में, तो भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के कंट्रोल में, ठीक है। डिटेल इसको आप अगर बोलोगे तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे और आप जानना चाहेंगे तो जरूर, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, भारत में कोविड-19 में गाइस हमने 111 करोड़, आज का मिला दिया जाए तो 111 करोड़ का आंकड़े को हम पार कर गए। इस समय रिकवरी जो है हमारी कितनी है, वो 98.26% है, ठीक है। मतलब जितनी केसेस हो रही होंगी ना, उनमें जो डेथ की परसेंटेज है वो बहुत गिर चुकी है, और 98.26% रिकवरी है हमारी। पिछले 24 घंटे में 12,516 केसेस आए थे, ठीक है, जिनमें सक्रिय केस 1,37,416 है गाइस, ठीक है, जो पिछले 267, मतलब मैं ऑलमोस्ट बोलूं तो पिछले 8-9 महीने के 8.5 महीने के सबसे लोएस्ट केसेस है ये, ठीक है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.10% है, यानी कि पिछले एक वीक की मैं बात करूं तो 1.10% केसेस आए हैं, ठीक है। पिछले 49 दिनों से 2% से कम केस कायम है, और ये बहुत अच्छी बात है कि लास्ट 50 डेज की अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले 50 दिनों में, यानी कि 2 महीनों से, जब से लॉकडाउन कम हुआ, खत्म हो गया एक तरीके से आप बोलो, अब तो सब कुछ फ्री हो चुका है, तो ऑलमोस्ट तो पिछले 2 महीनों में जो हमारा परसेंटेज है वो 2% पे है, उससे भी कम है गाइस, सॉरी, और अभी तो ये 1.10 पे चल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। इंडिया जैसे कंट्री में इतनी जल्दी किसी चीज को कंट्रोल हो जाना, इट्स अ रियली हेड ऑफ टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यशस्वी बोल सकते हैं आप उन्हें, है ना, अगर आप मोदी फैन है तो। मैं मोदी फैन नहीं हूं, बस मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको। नंबर 6, भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52 फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाले जितने भी मूवीज हैं उनको जज, और आने वाले टाइम पे फिल्म जो हमारी है ना इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए रचनात्मक कार्यों के लिए गाइस क्या किया जा रहा है, एक टीम तैयार की गई है। टीम कुछ ऐसी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। प्रधान जूरी, जो मेन जूरी मेंबर्स हैं, उनमें प्रसून जोशी, ये गीतकार और अध्यक्ष हैं किसके, CBFC के, CBFC, ठीक है, CBFC के। केतन मेहता प्रसिद्ध निर्देशक, ये डायरेक्टर है। शंकर महादेवन, सबने इनका नाम सुना होगा, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और गायक है ये। मनोज बाजपेयी जी, ये एक्टर है।
रसूल पुकुटट्टी ऑस्कर विजेता साउंड रिकॉर्डिस्ट है ये, ठीक है ना। विपुल अमृतलाल शाह प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक यानी कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। विपुल अमृतलाल शाह, अगर मैं पूछूं आपसे कि इनकी कोई लेटेस्ट मूवी या फिर इनकी कोई मूवी कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनकी मतलब एक बहुत चटपटा सा क्वेश्चन उनके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको हल्का हिंट देता हूं कि इन्होंने अपनी मूवीज में एक एक्टर जो कि बहुत ज्यादा फुर्तीला है, विद्युत जामवाल को लेकर के मूवीज बनाई है, ठीक है। अब आप गेस कर लो मूवी कौन सी है और कमेंट सेक्शन में मूवी का नाम जरूर लिखना। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन तक आप पहुंचे होंगे एंड आंसर जरूर करना, ठीक है। नाउ चयन जूरी सेलेक्टेड पैनल की मैं बात करूं तो वाणी त्रिपाठी टीकू ये निर्माता और अभिनेत्री है और सदस्य भी है सीबीएफसी की गाइस। सिमिलरली अनंत विजय ये कौन है, तो ये लेखक और सिनेमा पर एक सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो ये नेशनल विनर है, ठीक है। यतीन्द्र मिश्रा प्रसिद्ध लेखक, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। संजय पूरन सिंह फिल्म निर्माता यानी कि अगेन फिल्म डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और सचिन खेडेकर अभिनेता और निर्देशक, तो ये लोग चयन जूरी का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नंबर 7, यूपी की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। क्या है ये गाइस, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जल जीवन योजना, ठीक है ना, जल हर परिवार को नल के जल के कनेक्शन की बात यहां की गई है, या नल के जल के कनेक्शन की बात की गई है, ठीक है। और इस योजना को चलाने के लिए 1882 यानी कि 1882 करोड़ रुपए यूपी की सरकार ने अलॉट किए हैं, जिससे कि तहत 1262 गांवों में 39 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। मतलब उन तक डायरेक्ट टैप वाटर, ठीक है, नल के पानी, आप कह सकते हो सिंपल भाषा में कि नल के पानी की सुविधा उन तक पहुंचेगी, ठीक है। नल, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है ना, तो नल के पानी की सुविधा उन तक पहुंच जाएगी, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं इस योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन इसका नाम है। 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सरकार ने केंद्रीय आवंटन के रूप में 10,870 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, यानी कि केंद्र से इस योजना के लिए 10,870 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस योजना जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम के तहत ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति से संबंधित योजना है और इसको, ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, चलवा रही है। याद रखना एक ऐसी ही सेम योजना कहां चल रही है, बिहार में भी चल रही है। यहां इसको कौन लीड कर रहे हैं, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। एंड गाइस नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या लिया था, 7 निश्चय, याद रखना 7 निश्चय लिए थे। उस 7 निश्चय में ये एक नल जल योजना है, नल जल योजना, ठीक है ना, योजना है जो बिहार में चलाई जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और आपने इसे कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने गांव में देखा भी होगा और टैप वाटर यूज भी कर रहे होंगे। अगर आपके गांव तक पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आई होप इस साल पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो, बिकॉज इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस के बाद होपफुली फास्ट काम होंगे। चलिए नंबर 8, भारतीय खगोलविदों ने सौर मंडल से बाहर के ग्रहों की सटीकता के लिए कार्यप्रणाली का विकसित किया। क्या है ये, तो एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि
पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे, ठीक है, सुदर्शन और उपकरणीय प्रभावों तथा अन्य कारकों के कारण होने वाली गड़बड़ी को कम करके हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह, ठीक है, जिनको एक्स प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट, देखो ये इंग्लिश का वर्ड है एक्सो, ठीक है, एक्सो प्लैनेट, ठीक है ना। ये जो इंग्लिश में आप एक्सो वर्ड का यूज करते हो एक्सटर्नल को दिखाने के लिए, एक्सटर्नल, एक सेकेंड गाइस, है ना, सो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक है, सो बाहरी गतिविधि के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, तो इस प्रणाली को क्रिटिकल नाइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यह आ सकता है कि भारतीय खगोलविदों ने सौर मंडल से बाहर के ग्रहों को निपटाने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उस प्रणाली का नाम क्या है? याद रखना, प्रणाली को क्रिटिकल नाइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कहा जाता है और यह बेहतर सटीकता के साथ एक्सोप्लैनेट्स के पर्यावरण का अध्ययन करेगा। क्या करेगा गाइस? उनके एनवायरमेंट की, जो उनका पर्यावरण है, हमारे बाद के, हमारे सोलर प्लैनेट के जो बाकी ग्रह हैं, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति जो है, उनके ओवरऑल जो उनका वायुमंडल है, जो उनका पर्यावरण है, उसका प्रॉपर अध्ययन करके हम तक जानकारी पहुंचाएगा। ठीक है, होप आप समझ गए हो। नहीं तो बोलना, डिटेल वीडियो बना दूंगा, डाल दूंगा। अत्याधिक सटीकता के साथ हमारे सौर मंडल से बाहर ग्रहों को क्या करेगा? भौतिक गुणों को समझकर उन ग्रहों का पता लगाने में मदद कर सकती है। ठीक है, इसको कहां बनाया जा रहा है? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, जो कि बैंगलोर में है। बनाया कहां जा रहा है? तो बैंगलोर में स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ठीक है, पर भू सतह पर आधारित ऑप्टिकल दूरबीनों और अंतरिक्ष दूरबीन यानी कि ट्रांजिटिक एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टाइएसएस द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। कौन? ये ओवरऑल सिस्टम चलने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू। नंबर 9, केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग ने क्या किया? तो कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीटीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। क्या है ये परियोजना? जैसा मैंने कहा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। कहां है ये? तो याद रखिएगा, ये कहां है? ये है महाराष्ट्र में। कहां पे है भाई? महाराष्ट्र में, नवी मुंबई। ठीक है, इसका मेनली यहां से क्या होता है? तो कंटेनर हैंडलिंग का काम होता है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? यहां पे 26 मई 1989 को शुरू किया गया था ये, और इस जगह पे गाइस गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक सेकेंड, पहले मैं गवर्नमेंट से बताने से पहले ये समझा दूं कि इसके बारे में कुछ बातें बता दूं। तो ये जो है गाइस देश का क्या है? ये यहां पे मेनली काम होता है कंटेनर और हैंडलिंग का। ठीक है, कंटेनर हैंडलिंग का, सॉरी। और ये देश के जेएनपीटी दुनिया के 200 से अधिक बंदरगाहों से जुड़ा है, यानी कि ये वर्ल्ड के 200 से ज्यादा कंट्री के पोर्ट से जुड़ा हुआ है। और ये 33rd रैंक पे आता है। कहां पे? बात करें हम कंट्री वाइज तो, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका ओवरऑल टर्मोलॉजी समझा देते हैं आपको फटाफट। वर्तमान में जेएनपीटी 5 कंटेनर टर्मिनलों की संचालित करता है। इनके नाम इस प्रकार है, याद रखेंगे कौन कौन? 5 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर, ठीक है, नहवा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, साथ ही साथ गेटवे के बाद और अभी हाल ही में शुरू किया गया भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। सो गाइस, इस तरीके से पांच इनके क्या है? विंग आप कह सकते हो। किसके? जवाहर नेहरू पोर्ट के 5 विंग है, जिनको ये कंट्रोल कर रहा है अभी के डेट में। इस बंदरगाह में सामान्य कार्गो और
लिक्विड कार्गो टर्मिनल के लिए सैलो वाटर बर्थ, सैलो, शैलो इंग्लिश का वर्ड है ना, पतला उठा, वाटर बर्थ और एक अन्य लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी है जिसका प्रबंधन बीपीसीएल और आईओसीएल, ठीक है, आईओसीएल याद रखेंगे, ये आईओसीएल और साथ में बीपीसीएल, ठीक है, कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं 2022-23 साल के लिए जो टारगेट रखा गया है इस पूरे पोर्ट का, कि इनमें 2000 मीटर लंबाई के जहाजी घाट हैं, इसमें इनकी वार्षिक क्षमता 4.8 मिलियन TEU बढ़ गई है, किसकी, इस पूरे बंदरगाह की, इस कंक्रीटीकरण योजना के बाद, ठीक है ना। आगे कुछ और जान लेते हैं। ये जो JNPT है ये अपनी 277 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि में एक बहु उत्पाद SZ विकसित कर रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, जिसमें 4 शुष्क बंदरगाह हैं, जलाना, वर्धा, सांगली और नासिक, ठीक है, डन। दसवां नंबर, पर्यटन मंत्रालय ने देश में आतिथ्य और पर्यटन को उद्योग को मजबूत देने के लिए खान पान से जुड़े काम किए। देखो मैंने क्या पहले ही बताया था ना, आप देख सकते हो कि समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता प्रदान करना है जिन्होंने OTA प्लेटफॉर्म, OTA क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत आप कह सकते हो स्विगी, जोमैटो, बाकी चीजें भी काम कर रही है, बहुत सारा गो आईबीबो है ना, मेक माई ट्रिप जैसी जो संगठन है वो सब काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो OTA प्लेटफॉर्म पर साथ ही आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली पर स्वयं को प्रमाणित किया है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को निधि पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और इस तरह के साथी पर स्थानीय पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ प्रोत्साहित करने के लिए रेखांकित करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, सीधे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए। भारत के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद सिंह जी ने आज क्या किया, रामनाथ कोविंद जी ने भारत के पुरस्कार यानी कि खेल पुरस्कारों की घोषणा की और उनको दिया भी, ठीक है, उनको पुरस्कृत किया। सबसे पहला अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सामने नाम दिए गए हैं आपको। नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, एथलीट, जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, तो नीरज चोपड़ा एथलीट, रवि कुमार कुश्ती, है ना, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, PRJS हॉकी, है ना, अवनी लेखरा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, ये सभी पैरा ओलंपिक्स में गए थे गाइस। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नारवाल पैराशूटिंग, मिताली राज बहुत फेमस है, अब तो बायोपिक भी बन रही है इनके ऊपर, आपने मूवी में ट्रेलर में सुना होगा, बायोपिक बन रही है मिताली राज के ऊपर। सी इज यू कैन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से ये खेलती हैं, ठीक है, क्रिकेट। सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी, ठीक है, ये सब कौन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की ओर आते हैं, बहुत ज्यादा है तो फटाफट। अर्पिंदर सिंह एथलीट, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, शिखर धवन क्रिकेट, नाम बहुत फेमस है। देखो चदलवदा, आनंद सुंदरमन तलवारबाजी, ठीक है, भवानी देवी पूरा इनका नाम है। मोनिका हॉकी के लिए, वंदना कटारिया हॉकी के लिए, संदीप नरवाल कबड्डी, संदीप नरवाल कबड्डी बहुत फेमस, कौन सी टीम से है ये, यानी कि प्रो कबड्डी लीग में संदीप नरवाल किस टीम के लिए खेलते हैं, कमेंट करके नीचे बताइए, ठीक है। संदीप
नरवाल बहुत फेमस है, प्रो कबड्डी लीग। क्वेश्चन है आपके लिए। हिमानी उत्तम पड़ब, मल्लखंब। नेक्स्ट नंबर 9 अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, अंकिता रैना टेनिस, दीपिका पूनिया कुश्ती, सॉरी दीपक पूनिया, गलती से निकल गया गाइस, दीपक पूनिया कुश्ती, दलप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, वीरेंद्र लकाड़ा हॉकी, सुमित हॉकी। ये सारे लोग हुए जिनको अर्जुन पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है। लिस्ट अभी और है गाइस, सो लगे रहिए, हर एक के नाम को हम लोग कवर करेंगे। नीलकांत शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह हॉकी, विवेक सागर प्रसाद हॉकी, गुरजत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, वरुण कुमार हॉकी, सिमरनजीत सिंह हॉकी, योगेश कुतुनिया पैरा एथलीट, निषाद कुमार पैरा एथलीट, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन, सिंह राजदान पैरा निशानेबाजी, भवानी पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। ये सभी पैरा ओलंपिक्स से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेल और स्पर्धा के लिए कोचेस को लाइफ टाइम श्रेणी यानी कि लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला भाई? टीपी ओसेफ एथलीट के लिए, सरकार तलवार क्रिकेट के लिए, सरपाल सिंह हॉकी के लिए, आसान कुमार कबड्डी और तपन कुमार पनिग्रही तैराकी के लिए। सिमिलरली नियमित श्रेणी रेगुलर बेसिस, ठीक है, राधा कृष्णन नायर पी एथलीट, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, सुब्रमण्यन रमन टेबल टेनिस। तो ये वो नाम है जिनको रेगुलर जो हमारी श्रेणी है, क्लास है, उसमें क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये लोग कोचेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें लेखा केशी बॉक्सिंग के लिए, अभिजीत कुंते शतरंज के लिए, देविंदर सिंह गरचा हॉकी, विकास कुमार कबड्डी, सज्जन सिंह कुश्ती। सिमिलरली राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार निवोदित और युवा मानव रचना संरक्षण संस्थान प्रतिभा की पहचान एवं उसका विकास करने के लिए दिया गया है। किसको? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया पहला नंबर पे नवोदित और युवा मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। ठीक है, नंबर 2 कॉर्पोरेट सामाजिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उत्तरादित्य के माध्यम लिमिटेड को खेलों के लिए। तो इन दोनों को दिया गया राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है खेल की भावना और खेल को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, लास्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया, चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ क्या थे गाइस? लिस्ट ऑफ इवेंट्स हैं। कौन से? आज का इतिहास, ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है। सो ओवरऑल जर्नी आज की यहीं तक की होगी। ठीक है ना? आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, ये आप कमेंट करके प्रॉपर में बता सकते हो। और ठीक है, सिस्टम तो आप सबको पता है कि अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कुछ बातें अगर आपको लगे कि और जाननी है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कमेंट एंड so guys you can comment and you can subscribe, you can share if this video is informative somehow, so do not forget to share, subscribe and like the video. And one more thing guys, अभी लास्ट तक इस पहलू तक जो लोग भी आ रहे हैं, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है, कि आपको कंटिन्यू मेहनत ये जारी रहेगी और आपको जितना हो सकेगा लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में आप तक पहुंचाता रहूंगा, फॉर श्योर पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहो, साथ निभाए रखो, बनाए रखो, और बस टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, बी स्टे सेफ, बी हैप्पी। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।